जय हिंद आप सभी को। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज जो पॉलिटी में क्लास नंबर होगा 12 होगा। इसके पहले 11 क्लास ख़त्म करवा चुके हैं, तो पीछे का जो है ना 11 क्लास आप सभी लोग देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो है ना प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन करवा रहे हैं और जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है बिहार दरोगा का, जितने भी क्वेश्चन पॉलिटी में पूछा गया है वो सारा क्वेश्चन जो है ना सब्जेक्ट वाइज सारा इसमें दिया हुआ है। तो पॉलिटी का ही कंप्लीट कर रहे हैं और आज का जो क्लास नंबर होगा 12 होगा। तो आप प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 11 क्लास मिल जाएगा। और ये वर्तमान में जो क्लास है ये कितना है, तो 12 है। तो जहाँ तक क्लास को रोके थे उसके आगे क्लास क्या है तो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक पूरा क्लास को देखिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को सभी जगह शेयर जरूर कीजिए। और इस बुक में जो है ना सब्जेक्ट वाइज इसमें चैप्टर दिया हुआ है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सब अलग अलग जो है ना सेक्शनल वाइज दिया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बिहार दरोगा संबंधित जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ऐसा नहीं सिर्फ बिहार दरोगा में ही काम आएगा, आप जितने भी वनडे एग्जाम दीजिएगा आपको सारा क्वेश्चन आपको देखने को इस बुक से जरूर मिलेगा। या तो ज्ञान बिंदु हो और ये सिलेक्शन गुरु हो, दोनों बुक को जो है ना एक तरह से हर 100% जो है ना आप एकदम कंठस्थ याद कर लीजिए। जितना हो कंठस्थ तो याद नहीं होगा, लेकिन जितना बार मन करें उतना बार क्लास को देखिए। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, राहुल स्टडी ग्रुप के नाम से टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जहाँ तक ख़त्म किए थे उसके आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। देखिए 11 नंबर क्लास तक जो है ना यहाँ तक ख़त्म करवा चुके हैं। मौलिक अधिकार में संशोधन ये भी खत्म करवा चुके हैं, लेकिन आज से जो है यहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, मौलिक अधिकार में संशोधन दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि मौलिक अधिकार में संशोधन के बारे में क्या होता है। तो देखिए कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम वर्ष 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद तथा बाद में वर्ष 1965 में सज्जन सिंह। तो कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने सर्वप्रथम वर्ष 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद तथा बाद में वर्ष 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के विवाद में निर्धारित किया गया कि संसद संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों में क्या है संशोधन कर सकती है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बाद में जो है ना वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन कुमार बाद के विपरीत संसद जो है ना मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाने का क्या है निर्णय लिया, ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि बाद वर्ष 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद में उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद एवं सज्जन कुमार बाद के विपरीत संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगाने का क्या है निर्णय दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है। तो कह रहा है ना कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य एक अब 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु असीमित नहीं है और वह मूल अधिकारों का संशोधन तो क्या है कर सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, संशोधन जो है कर सकती है किंतु वह संविधान के आधारभूत तत्वों के परिवर्तित नहीं कर सकती है, ठीक है। आगे कह रहा है वर्तमान में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद के निर्णय के आधार पर संसद की मूलाधिकारों में संशोधन की शक्ति क्या है तो सीमित प्राप्त है। तो कह रहा है कि वर्तमान में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद के निर्णय के आधार पर संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति सीमित जो है ना प्राप्त है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है मौलिक अधिकार के बारे में विभिन्न विद्वानों का विचार क्या क्या था। मतलब मौलिक अधिकार के बारे में जो है ना विभिन्न विद्वानों का जो विचार था क्या क्या था। देखिए पहला जो है ना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो विचार था क्या था। तो कह रहा है कि मौलिक अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ क्या है ज्ञान किया गया क्या है समझौता है। तो कह रहा है मौलिक अधिकार के बारे में विभिन्न विद्वानों का जो विचार था वो क्या था। तो पहला क्या है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो विचार था कह रहा है कि मौलिक अधिकार हमारे लोगों के लिए जो है ना एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया क्या है समझौता है। आगे कह रहा है कि भारत में संपत्ति का अधिकार एक क्या है विधि का अधिकार है। क्या है भारत में संपत्ति का अधिकार जो है ना एक विधिक या कानूनी अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति नागरिक या गैर नागरिक को क्या है प्राप्त है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है एनसीईआरटी के अद्यतन संस्करण में संपत्ति का अधिकार
संवैधानिक अधिकार के रूप में उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व के बारे में कह रहा है। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कह रहा है संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत जो है ना डीपीएसपी के चर्चा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि डीपीएसपी जो है ना नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है वो कौन सा भाग में है, तो भाग 4 में है। और कितना से कितना अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में जो है ना वर्णन किया गया है। आगे कह रहा इन तत्वों का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की स्थापना करना है, ना कि पुलिस राज की क्या है स्थापना करना। तो आगे कह रहा है ये ऐसे तत्वों का समूह है जिसे लागू करने से जनता की भलाई कल्याण होता है। तो कह रहा है ये ऐसे तत्वों का समूह है जिसे लागू करने से जनता की भलाई कल्याण होता है। नेक्स्ट है यह जो है ना राज्य या सरकार के लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। राज्य के लिए ऐसे सामान्य निर्देश है कि राज्य कुछ ऐसे कार्य करे जो राज्य की जनता के लिए जो है ना लाभदायक हो। तो नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व एक देश का शासन के लिए जो है ना आधारभूत है। तो कह रहा है नीति निर्देशक तत्व देश के शासन के लिए क्या है आधारभूत है। आगे कह रहा है कि निर्देशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के लिए क्या है वे तत्व है जिसके कह रहा है निर्देशक तत्व जो है ना कार्यपालिका और विधायिका के वे तत्व हैं जिनके अनुसार इन्हें अपने अधिकारों का क्या है प्रयोग करना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना तो विधायिका के कृत्यों का निर्वर्धन रिस्ट्रिक्शन है और ना ही कार्यपालिका के कृत्यों का निर्वर्धन है। ठीक है। आगे कह रहा है डीपीएसपी राज्य की शक्ति को बढ़ाता है या सीमित करता है। मतलब क्या होगा, क्वेश्चन दिया हुआ है मतलब क्या होगा, बढ़ाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि डीपीएसपी राज्य की शक्ति को बढ़ाता है या सीमित करता है, तो क्या होगा, बढ़ाता है। और डीपीएसपी जो है ना व्यक्तिनिष्ठ है या समान निष्ठ है, क्या होगा, समाननिष्ठ है। मतलब डीपीएसपी पूछेगा क्वेश्चन कि डीपीएसपी व्यक्तिनिष्ठ है या समानिष्ठ है, तो क्या होगा, समानिष्ठ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर संविधान की आत्मा तथा चेतना कहलाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 3 तथा 4 मिलकर जो है ना संविधान की आत्मा या चेतना कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है इसमें अभी तक जो है ना 4 बार संशोधन हो चुका है। कब 1942, 1944, 1986, 1997 में जो है ना संशोधन हो चुका है। तो कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था, 1976 को हुआ था, जिसमें 39A, 43A और 48A जोड़ा गया। ठीक है। और नेक्स्ट है 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 को हुआ था। उसके द्वारा अनुच्छेद 38 के भाषा में परिवर्तन किया गया। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि अनुच्छेद 38 के भाषा में परिवर्तन जो किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 में क्या परिवर्तन किया गया। और नेक्स्ट है 57वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2011 में हुआ था। और इसके द्वारा जो है ना 43 के बी जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, 43 के बी जोड़ा गया। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों का क्या है उद्देश्य क्या होता है। कह नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में है। पहला क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। दूसरा है जनता की भलाई करना। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है आर्थिक एवं सामाजिक न्याय की स्थापना करना। ये सब क्या है, नीति निर्देशक का जो है ना कार्य है। आयकर आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र प्रजातंत्र की स्थापना करना। और नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर नियोजित, अबांधयोग्य, अपरिवर्तनीय है, अर्थात इसे लागू करवाने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि फिर भी प्रत्येक सरकार इसे लागू करने की क्या करता है, प्रयास करती है। क्वेश्चन यहाँ देखिए दिया हुआ है। कह रहा है यह सरकार के लिए सकारात्मक होता है या नकारात्मक, तो क्या होगा, सकारात्मक होता है। यह जो सरकार के लिए क्या होता है, तो सकारात्मक होता है, नकारात्मक तो क्या होगा, सकारात्मक होता है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व या विधायिका। कह रहा नीति निर्देशक तत्व विधायिका और कार्यपालिका के लिए अनुदेश क्या है, अनुदेश मतलब इंस्ट्रक्शन है। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो है ना विभिन्न विद्वानों का विचार किया गया था। देखिए पहला क्या है, भीमराव अम्बेडकर। ये क्या बोले थे, तो नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुदेशों के समान है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुदेशों के समान है, यह किसके द्वारा कहा गया था, किनका विचार था, तो भीमराव अम्बेडकर का था। ठीक है। नेक्स्ट है सिन्हवी का विचार किया था। तो नीति निर्देशक तत्व संविधान को जीवन देने वाली क्या है,
तो तत्व है। नेक्स्ट है केटी शाह का विचार क्या था, तो नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा के अनुसार क्या मतलब अदा कर सकेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसे बैंक अपनी सुविधा अनुसार अदा कर सकेगा। एक किसका विचार था, तो केटी शाह का था। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रेनविल ऑस्टिन, इनका विचार क्या था, तो डीपीएसपी संविधान की मूल क्या है, आत्मा है। तो डीपीएसपी जो है ना संविधान की मूल आत्मा है, एक किनका विचार था, तो ग्रेनविल जो है ना ऑस्टिन का था। नेक्स्ट है केसी वेयर का विचार क्या था, तो नीति निर्देशक तत्व लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है, किसका विचार था, केसी वेयर का था। नेक्स्ट है आइवर जेनिंग्स ने डीपीएसपी को जो है ना कर्मकांडी आकांक्षा कहा था। तो कह रहा है कि आइवर जेनिंग्स ने डीपीएसपी को क्या कहा था, कर्मकांडी आकांक्षा कहा था, आकांक्षा। ठीक है। नेक्स्ट है बीएन राव, डीपीएसपी को राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षणिक मूल्य वाला बताया। तो कह रहा है बीएन राव ने क्या बोला, तो इनका विचार क्या था, तो डीपीएसपी को राज्य प्राधिकारियों के लिए नैतिक आवश्यकता एवं शैक्षणिक मूल्य वाला बताया। नेक्स्ट है एमसी छाबला का विचार क्या था, तो अगर डीपीएसपी को लागू कर दिया जाए तो भारत जो है न स्वर्ग बन जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि किनका विचार था, अगर डीपीएसपी को लागू कर दिया जाए तो भारत स्वर्ग बन जाएगा, तो किनका था, एमसी छाबला का। ठीक है। चलिए आगे देखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, करा एमसी सीतलवाड़ के अनुसार इनका जो मत था ना वो क्या था, देखिए। तो इनका जो मत था, एमसी सीतलवाड़ा का जो मत था क्या था, तो निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते हैं। ठीक है। ये राज्य क्रियाओं की विधायिका एवं कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व क्या है, पृष्ठभूमि निर्माण करते हैं। अतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व ना तो कोई विधायिका की कृतियों पर क्या है निबंधन और ना ही कार्यपालिका की कृतियों पर क्या है निबंधन है। ठीक है। तो एमसी सीतलवाड़ का जो अनुसार बोला गया है कि निर्देशक तत्व कोई विधिक अधिकार एवं कानूनी उपचार नहीं बताते, ये सभी राज्य क्रियाओं की विधायिका एवं कार्यपालिका के प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं। अतः राज्य की नीति निर्देशक तत्व ना तो विधायिका की कृतियों पर निबंधन है और ना ही कार्यपालिका की कृतियों पर क्या है निबंधन है। ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है टीटी कृष्णामाचारी का विचार क्या था। टीटी कृष्णामाचारी का विचार क्या था, तो नीति निर्देशक तत्व भावनाओं का एक क्या है, अस्थाई कूड़ा घर है। तो क्वेश्चन पूछेगा यहाँ पे कि नीति निर्देशक तत्व भावनाओं का एक अस्थाई कूड़ा घर है, वो किनका विचार था, तो टीटी कृष्णामाचारी का था। ठीक है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है, मतलब मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है, इसके बारे में देखिए। तो कह रहा है मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो है लिया गया, पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो अ से अधिकार, अ से अमेरिका। तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन जबकि नीति निर्देशक तत्व जो है कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया। तो मौलिक अधिकार बोलेगा तो अमेरिका से लिया गया है, और नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार को संविधान के भाग 3 में 12 से 35 अनुच्छेद में रखा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक अधिकार जो है ना कौन सा भाग में है, तो मौलिक अधिकार का वर्णन जो है ना भाग 3 में है, और कितना से कितना अनुच्छेद है, तो 12 से 35 तक के अनुच्छेद में जो है ना वर्णन किया गया है। जबकि नीति निर्देशक तत्व का जो वर्णन है वो भाग 4 में है, और ये कितना है, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो दोनों जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बात आए मौलिक अधिकार का तो वर्णन भाग 3 में है, और अनुच्छेद का बात करें तो 12 से 35 तक में रखा गया है। जबकि नीति निर्देशक तत्व का बात करें कि कितना में वर्णन किया गया, तो भाग 4 में वर्णन किया गया, और ये 36 से 51 तक में वर्णन किया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मौलिक अधिकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होता है। मौलिक अधिकार से जो है ना व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा होता है, वही नीति निर्देशक तत्व से जो है ना सामाजिक कल्याण की क्या होता है, स्थापना होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मौलिक अधिकार से राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाता है, वही नीति कह रहा है कि मौलिक अधिकार से जो है ना राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाता है, वही नीति निर्देशक तत्व से जो है सामाजिक एवं आर्थिक क्या कर रहा है, नीति निर्देशक तत्व से सामाजिक एवं आर्थिक न्याय क्या है, प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि मौलिक अधिकार सरकार के लिए क्या होता है, नकारात्मक होता है, वही नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, सरकार के लिए क्या होता है, सकारात्मक होता है। तो मौलिक अधिकार सरकार के लिए जो है ना
नकारात्मक होता है मतलब निगेटिविटी होता है, और नीति निर्देशक तत्व जो है सरकार के लिए क्या होता है, सकारात्मक होता है। चलिए आगे देखिए, आगे कह रहा है कि मौलिक अधिकार व्यक्तिनिष्ठ होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व बोलेगा तो क्या होता है, समयनिष्ठ होता है। क्या होता है, समयनिष्ठ होता है। आगे जो है ना पीछे पढ़ चुके थे, ठीक है, ऊपर में। आगे कह रहा है मौलिक अधिकार की प्रकृति नियोजित होता है, वही नीति निर्देशक तत्व का प्रकृति कैसी होती है, गैर नियोजित होती है, ठीक है। आगे कह रहा है मौलिक अधिकार स्वतः लागू होता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, तत्व को लागू करने के लिए क्या है, कानून बनाना पड़ता है। तो मौलिक अधिकार क्या होता है ना, स्वतः लागू हो जाता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व को जो है ना लागू करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो कानून बनाना पड़ता है। आगे कह रहा है अनुच्छेद दिया हुआ है, और इसमें 21 अनुच्छेद में जो है ना प्रावधान या नीति निर्देशक तत्व क्या है, देखिए। तो कह रहा है कि राज्य, अनुच्छेद 36 में क्या है, तो राज्य की परिभाषा है, क्या है, मतलब राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 37 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति और गैर नियोजित होगा। तो अनुच्छेद 37 में क्या है, तो नीति निर्देशक तत्व की प्रकृति और क्या है, गैर नियोजित होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 38 में क्या है, तो सरकार जनता के लिए भलाई के लिए क्या है, कानून बनाएगी। तो सरकार जनता के भलाई के लिए कानून बनाएगा, ये कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 38 में है। नेक्स्ट है आय प्रतिष्ठा, कह रहा है कि आय प्रतिष्ठा एवं अवसरों की असमानता को समाप्त करना तो ऐसा संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। तो आय प्रतिष्ठा एवं अवसरों की असमानता को समाप्त करना तो इसमें संविधान संशोधन 1978 में जो है ना किया गया, इसके द्वारा किया गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 39 में क्या है, तो समान कार्य के लिए जो है ना समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन का वर्णन बोलेगा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 39 में है। और इसमें जो है ना धन के संकेंद्रण को रोकने का प्रयास किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है अनुच्छेद 39 के ए सबको न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता बोलेगा, तो कौन सा अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 39 का ए में है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। तो सबको न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 39 का ए में है। और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ना जोड़ा गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायत का क्या है, गठन है। नेक्स्ट अनुच्छेद 41 में क्या है, तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 41 में क्या है, तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। जैसे में क्या है, तो मनरेगा, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और क्या है, वृद्धा पेंशन है। नेक्स्ट अनुच्छेद 42 में क्या है, तो काम करने का उचित दशा प्रस्तुति मातृत्व लाभ होगा। तो काम करने का उचित दशा प्रस्तुति मातृत्व लाभ होगा, ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 42 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 में क्या है, तो निर्वाह योग्य मजदूरी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। तो निर्वाह योग्य मजदूरी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 43 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 का ए में क्या है, तो कंपनी के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी जो है ना में संशोधन करना। और ये किसके द्वारा किया गया है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ना जोड़ा गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कंपनी के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी करना ये किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 43 का ए में है। और किसके द्वारा जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 43 का बी, इसमें क्या है, तो सहकारी समिति गठन। तो सहकारी समिति गठन बोलेगा चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 43 का बी में है। नेक्स्ट है सरकारी समितियों का स्थापना 57वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जो है ना किया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि सरकारिया समिति का जो स्थापना हुआ था वो किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो सहकारी समिति की जो स्थापना हुआ था 57वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जो है ना किया गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 44 में क्या है, तो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। तो सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में है। नेक्स्ट है गोवा भारत का एकमात्र राज्य है, गोवा जो है भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता जो है ना लागू है। उत्तराखंड भारत का एक ऐसा पहला राज्य बना जो आज़ादी के बाद जो है ना समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारत का एकमात्र राज्य का कौन सा है जहां समान नागरिक संहिता लागू है, तो कौन सा हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि भारत का ऐसा पहला राज्य कौन बना जो आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, आगे कह रहा है अनुच्छेद 45
में क्या बोला गया है, तो गर्भ से 6 साल तक के बच्चा का सरकार देखभाल करेगी, ये जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा तक, ठीक है। तो अनुच्छेद 45 में क्या है, तो गर्भ से 6 साल तक के बच्चा का सरकार देखभाल करेगी, 21 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 45 में वर्णन किया गया है। और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा। नेक्स्ट है आंगनबाड़ी। ये आंगनबाड़ी कर रहा है ना, आंगनबाड़ी के बारे में कर रहा है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध है। और नेक्स्ट है 86वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है अनुच्छेद 46 में क्या है, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति मतलब SC ST एवं कमजोर वर्ग के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 46 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 47 में किसका वर्णन है, तो सरकार लोगों के स्वास्थ्य पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास करेगी। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 47 में है। तो सरकार लोगों के स्वास्थ्य पोषण स्तर और जीवन स्तर में सुधार करने का प्रयास करेगी। इसका वर्णन अनुच्छेद 47 में है। नेक्स्ट है शराबबंदी, शराबबंदी, ड्रग्स बंदी, नशीली दवाओं पर प्रतिबंध है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब जो है ना अनुच्छेद 47 में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 में क्या है, तो कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा देना, ये किस में है, तो अनुच्छेद 48 में है। इसमें क्या है, तो गाय बछड़ा दुधारू पशुओं का संरक्षण, गौ हत्या, मवेशी की हत्या पर रोक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 48 का ए में क्या है, तो वन एवं वन जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जो है ना इसमें वर्णन किया गया है। तो वन एवं वन जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो 48 का ए में है। 48 का ए जो है ना इसमें किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो पहले संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है ना जोड़ा गया। नेक्स्ट है अनुच्छेद 49 में क्या है, तो सरकार स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करेगी। तो सरकार स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण करेगी। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 49 में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 50 में क्या है, तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण बोलेगा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 50 में है। तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण बोलेगा किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 50 में है। जो है ना स्वतंत्र एवं अलग, स्वतंत्र एवं अलग होकर जो है ना कार्य करना। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 में क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करना, ये किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 51 में है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करना, ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 51 में है। नेक्स्ट है भारत का भारत का विदेशी संबंध या विदेश नीति। इसके बारे में कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व को उनके गुण एवं प्रकृति के अनुसार निम्नलिखित रूपों से जो है ना बांटा जा सकता है। पहला क्या है, समाजवादी। नेक्स्ट है गांधीवादी। और तीसरा क्या है, उदारवादी। तो समाजवादी क्या है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 39 में है। अनुच्छेद जो है ना 38, 39, 39 का ए, और 41, 42, 43 का ए, और क्या है 47 है। ये क्या है, समाजवादी है। नेक्स्ट है गांधीवादी। क्या होता है, तो ग्राम पंचायत का गठन, ये किस क्रम में वर्णन, अनुच्छेद 40 में है। और शराबबंदी का वर्णन बोलेगा अनुच्छेद 47 में है। अनुच्छेद जो है ना 40, 43 का बी, 46, 47 और क्या है 48 है। नेक्स्ट है उदारवादी। उदारवादी क्या होता है, तो समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 44 में है। और 6 वर्ष के पूर्व के बच्चों को देखभाल करना, ये कितना अनुच्छेद में, अनुच्छेद 45 में है। तो 6 वर्ष के पूर्व के बच्चों का देखभाल करना अनुच्छेद कितना में है, तो 45 में है। जिसमें अनुच्छेद कौन कौन है, 44 है, 45 है, 48 है, 48 का ए है, 49, 50 और क्या 51 है। नेक्स्ट है भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 के बाहर भी जो है क्या नीति निर्देशक तत्व की झलक निम्नलिखित अनुच्छेद में मिलती है। कौन कौन, 335, अनुच्छेद 350 का ए, और क्या है अनुच्छेद 351 है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 335 में क्या है, तो संघ एवं राज्य सरकार के सेवाओं में SC ST अपनी नियुक्ति की दावेदारी पेश कर सकता है, ठीक है। तो कह रहा अनुच्छेद 335 में क्या है, तो संघ एवं राज्य सरकार के सेवाओं में SC ST अपनी नियुक्ति की दावेदारी पेश कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 350 का ए में क्या है, तो भाषाई अल्पसंख्यक को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिया जाएगा। तो भाषाई अल्पसंख्यक को प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में दिया जाएगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 350 का ए में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 351 में क्या है, तो संविधान हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है ना संविधान हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है ना क्या करेगा, तो
को आदेश देती है, किसमें? अनुच्छेद जो है ना 351 में। कितना अनुच्छेद में? 351 में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है कि राष्ट्रीय विधिक एवं सेवा प्राधिकरण, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, मतलब नालसा। नालसा क्या है? तो कह रहे देखिए, कह रहे नालसा का गठन जो 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए लोक अदालतों का आयोजन करने के लिए किया गया है। तो नालसा क्या है? तो नालसा का पहली बात याद रखिए, नालसा का जो स्थापना हुआ था 1900 कब हुआ था? 95 में। और विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत समाज के कमजोर वर्ग को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान करने और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए अदालतों का आयोजन जो है ना करने का निर्णय लिया गया। चलिए, आयोजन किया मतलब करने के लिए किया गया। और नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश नालसा के मुख्य संरक्षक पैट्रोन इन चीफ, जबकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है कार्यकारी क्या है? अध्यक्ष हैं, ठीक है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। नेक्स्ट है नालसा मामलों के त्वरित निपटान करता है और न्यायपालिका का बोझ कम करता है। तो नालसा जो है ना, नालसा मामलों का त्वरित याद रखिएगा कि नालसा जो है ना, नालसा मामलों का त्वरित निपटान करता है और न्यायपालिका का बोझ कम करता है। नेक्स्ट है स्टेट लेवल सर्विस अथॉरिटी, कह रहा है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ये क्या होता है? मतलब SLSA। तो कह रहा है कि इसका नेतृत्व, मतलब SLSA का बारे में कह रहा है कि इसका जो हिंदी होता है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, अगर इंग्लिश में बात करें तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है SLSA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसके बारे में कह रहा है इसका नेतृत्व जो है ना संबंधित उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश करते हैं, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के क्या है? मुख्य संरक्षक होते हैं। आगे कह रहा है उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को SLSA का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया जाता है। तो कह रहा है उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को SLSA का कार्यकारी अध्यक्ष नामित किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। इसके बारे में कह रहा है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थित होता है। तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थित होता है और इसकी अध्यक्षता जो है ना संबंधित जिले के जिला न्यायाधीश करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है लोक अदालत जो है ना क्या होता है? लोक अदालत क्या होता है? तो यह भारत में एक वैधानिक संगठन है जो अदालतों के बाहर विवादों और शिकायतों का समाधान करता है। तो लोक अदालत क्या होता है? तो यह जो है ना भारत में एक वैधानिक संगठन है जो अदालतों के बाहर विवादों और शिकायतों का समाधान करता है और इसे पीपुल्स कोर्ट के नाम से जो है ना जानते हैं। किसको? लोक अदालत को, ठीक है। आगे कह रहा है लोक अदालत द्वारा लिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का मामला माना जाता है। मतलब लोक अदालत द्वारा अगर कोई भी निर्णय लिया गया वो सिविल न्यायालय का मामला माना जाता है तथा यह अंतिम होता है तथा सभी पक्षों का बाध्यकारी होता है और ऐसे निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। यदि पक्ष लोक अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है, हालांकि ऐसे फैसले के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब अगर कोई पक्ष अगर है ना लोक अदालत के फैसले संतुष्ट नहीं है, हालांकि ऐसे फैसले के खिलाफ अपील का कोई प्रावधान नहीं है, तो वे उचित अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में जाकर मुकदमा शुरू करने के लिए जो है ना स्वतंत्र है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व। कह रहा है कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के बीच जो है ना टकराव क्या होता है? तो कह रहा है देखिए कि उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स केस के मामले में निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के बीच क्या है? संतुलन होना चाहिए। तो कह रहा है उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स केस के मामले में निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व के बीच संतुलन होना चाहिए। आगे कह रहा है फिर भी मौलिक अधिकार क्या है? नीति निर्देशक तत्व कैसे क्या है? ऊंचा है, ठीक है, उच्च है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है संसद नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है। तो कह रहा है संसद जो है ना नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है, पर इस संशोधन से संविधान के मूल ढांचा को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नोट में दिया हुआ है कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत केशवानंद भारती केस 1973 के तहत आया है। तो यहाँ पे कह रहा है
नोट में संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत केशवानंद भारती केस 1973 के तहत आया है। नेक्स्ट है मनरेगा। मनरेगा इसका फुल फॉर्म बोलेगा तो मनरेगा का जो है ना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में आया था। तो याद रखिए मनरेगा कब आया था, 2005 में आया था, जिसका पूरा नाम क्या बोलेंगे, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो कह रहा है पहले जो है ना यह नरेगा था, क्या था, मतलब एम जो है ना बाद में जुड़ा, पहले ये क्या था, नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहलाता था। ठीक है, आगे कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मतलब मनरेगा को 2 अक्टूबर 2009 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। तो कह रहा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा को 2 अक्टूबर 2009 को विधान द्वारा अधिनियमित किया गया। इससे पहले इसका नाम जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम नरेगा था। इसको बाद में जो है ना, पहले नरेगा आया था, उसके बाद में जो है ना 2009 में क्या किया, इसको मनरेगा कर दिया गया। और यह अधिनियम 23 अगस्त 2005 को जो है ना पारित किया गया था। और ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा संसद में विधेयक पेश करने के लिए बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के तहत फरवरी 2006 में जो है ना इसे लागू किया गया। आया था 2005 में, लेकिन इसको लागू किया गया 2006 में। ठीक है, और पहले जब आया था उसमें नाम क्या था, नरेगा था, और 2009 में इसका नाम क्या किया, मनरेगा कर दिया। इसमें एम जोड़ा, मतलब महात्मा गांधी जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, करा इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है, और जिसके तहत प्रत्येक रविवार से कम एक वयस्क सदस्य को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए स्वेच्छा से काम करने के लिए क्या है, तैयार है। आय कर मनरेगा के तहत उपलब्ध नौकरियों में से 1/3 महिलाओं के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो कह रहा है मनरेगा के तहत उपलब्ध नौकरियों में से 1/3 महिलाओं के लिए क्या है, रिजर्व है। और मनरेगा का एक अन्य उद्देश्य टिकाऊ परिसंपत्तियों जैसे सड़कें, नहरें, तालाब और कुएं का क्या करने, निर्माण करना है। नेक्स्ट है आवेदक के निवास से 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। ठीक है, ये मनरेगा में जो है ना सारा प्रक्रिया दिया हुआ है। और यदि आवेदन करने के 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो आवेदक जो है ना बेरोजगारी भत्ते के हकदार हैं। ठीक है, और इस प्रकार मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है, मतलब लीगल क्या इम्प्लीमेंट है। ठीक है, इम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट है मनरेगा ने पर्यावरण की रक्षा, ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने, मतलब ग्रामीण बनाने में कार्य करता है। और ग्रामीण क्या है, तो शहरी प्रवास को कम करने और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने में क्या है, मदद मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है। तो कह रहा है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं है। तो मूल संविधान में जो है ना मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं है, और इसे इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री कार्यकाल, मतलब कांग्रेस ने संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, तो कह रहा है मौलिक कर्तव्य क्या होता है, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया। पहला क्वेश्चन तो ये है। और इसे इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री काल में जो है ना संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया। और मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4 के ए एवं अनुच्छेद 51 का ए में जो है रखा गया। ठीक है, आगे कह रहा है इसे सरदार स्वर्ण समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया। और नेक्स्ट है इसे तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट कह रहा है शुरुआत में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है, तो 11 है। तो शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, और वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य है वो कितना है, तो 11 है। ठीक है, 11। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, तो याद रखिए सोवियत संघ के संविधान से, मतलब रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया था। और 6 साल से 14 साल के बीच बच्चों को शिक्षा देना नागरिकों का कर्तव्य होगा, यही क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य है। तो 6 साल से 14 साल के बीच बच्चों को शिक्षा देना नागरिकों का कर्तव्य होगा, यही क्या है, 11वां मौलिक कर्तव्य है। और मौलिक कर्तव्य जो है ना की प्रकृति क्या है, गैर नियोजित है। क्या है, गैर नियोजित है। और नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। हालांकि इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, आगे करा इनके उल्लंघन या अनुपालन ना होने पर कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती है। नेक्स्ट कह रहा है कि अर्थात मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वाले को दंड देने की कोई व्यवस्था जो है ना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
आगे कह रहा है मूल कर्तव्य, कह रहा है मूल कर्तव्य विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर जो है ना संबंधित नहीं होते हैं, और मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है, और मौलिक कर्तव्य लोगों पर नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं और प्रशासन इसके लिए जो है ना जिम्मेदार नहीं हो सकता है, जबकि रीटें प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जो है ना जारी की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए मौलिक कर्तव्य का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट है किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक जो है ना कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ठीक है, तो कह रहा है किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य को संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। तो कह रहा है मौलिक कर्तव्य को जो है ना संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया या घटाया जा सकता है। नेक्स्ट है मौलिक कर्तव्य केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है। ठीक है, और मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है, और विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को क्या नियंत्रित करना होता है। नेक्स्ट है स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य, ये क्या है, तो कह रहा है इस समिति में अध्यक्ष सहित जो है ना कुल 12 सदस्य होते हैं। मतलब स्वर्ण सिंह समिति में जो है अध्यक्ष सहित जो है ना कुल 12 सदस्य होते हैं। और पहला क्या है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसके जो अध्यक्ष है एस रे, BN गौडगिल, BN बनर्जी, दिनेश गोस्वामी, DP सिंह, CM स्टीफन, HR गोखले, रजनी पटेल, BA सैयद मोहम्मद, AR तंतुले और बसंत साठे हैं। ठीक है, इसके जो सदस्य हैं। ठीक है, और इस समिति ने मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत 8 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया, जिसे बाद में भारत सरकार द्वारा बढ़ाकर 10 कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है वर्तमान में जो है निम्नलिखित में से 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, अनुच्छेद क्या है, तो मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, दिया हुआ मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो अनुच्छेद 51 के ए में क्या है, 51 के ए में क्या है, तो संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान या आदर करना, किसमें, अनुच्छेद 51 का ए में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 का ए के बी में क्या है, उन महान आदर्शों को हृदय में संयोजना और उनका पालन करना जिन्हें हमें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रेरित किया। तो अनुच्छेद 51 के ए के बी में क्या है, मतलब उन महान आदर्शों को हृदय में संयोजना और उनका पालन करना, और जिन्होंने हमें भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान क्या है, प्रेरित किया। और आगे देखिए अनुच्छेद 51 के ए के सी, मतलब ए के 3 में क्या है, तो कह रहा है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ये किस अनुच्छेद में है, 51 का ए के सी में है। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद 51 का ए के डी में क्या है, तो देश की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर या कहे जाने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना, ये किस में है, अनुच्छेद 51 का ए के डी में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 का ए के ई में क्या है, तो भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाओं और क्षेत्रीय विविधताओं से परे सद्भाव एवं समान भाईचारे, समान भातृत्व को बढ़ावा देना, महिलाओं का सम्मान करना, ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के समान जो है ना विरुद्ध हो, इसका वर्णन किस में है, तो 51 का ए के ई में है। ठीक है, आएगा अनुच्छेद 51 का ए के एफ में क्या है, तो हमारी मिली जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत की गौरवशाली परंपरा को महत्व देना और उसका संरक्षण करना। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 के ए के जी में क्या है, तो वनों, झीलों, नदियों और वन जीवों के सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना और उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना है, किसमें, अनुच्छेद 51 का ए के जी में है। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 का ए के एच में क्या है, तो वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच, ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का क्या करना, विकास करना। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 का ए के आई में क्या है, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना है, किसमें है, 51 के ए के आई में है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 51 के ए के जे में क्या है, तो व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता की दिशा को बढ़ने का सतत प्रयास करना ताकि राष्ट्र निरंतर प्रयास और उपलब्धि के उच्च स्तर पर पहुंचे। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 का ए के में क्या है, तो माता पिता या अभिभावक अपने बच्चे 8 से 14 वर्ष की आयु तक को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है ना जोड़ा गया था। ठीक है, नोट में दिया हुआ कि प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण करना अनुच्छेद 51 के तहत मौलिक कर्तव्य है, जबकि अनुच्छेद 48 का ए के तहत क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, याद रखिएगा। तो कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करना अनुच्छेद 51 के तहत किया गया है और मौलिक कर्तव्य में है, और जबकि अनुच्छेद 48 के ए के तहत नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा कि मतदान
कर अदायगी, परिवार नियोजन इत्यादि मौलिक कर्तव्य में जो है ना शामिल नहीं है। नेक्स्ट कह रहा है नोट में कि मतदान करना ना तो मौलिक अधिकार है ना ही मौलिक कर्तव्य है, यह जो है ना संवैधानिक अधिकार है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। और मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में JS वर्मा समिति का गठन किया गया था। तो कह रहा है मौलिक कर्तव्य को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में JS वर्मा समिति का जो है ना गठन किया गया था। चलिए आगे देखिए। आगे कह रहा है निम्नलिखित मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। कौन कौन नहीं है? चुनाव मतदान करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, अस्पृश्यता निपटाने का प्रयास करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, ग्राम पंचायतों का गठन में सहायता करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, आयकर अदा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, करों की अदायगी मौलिक कर्तव्य नहीं है, और सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, अनुसूचित जाति एवं जनजाति को बढ़ावा देना मौलिक कर्तव्य नहीं है, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, अपने माता पिता बड़ों और गुरुजों की आदर करना क्या है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक करना क्या है? मौलिक कर्तव्य नहीं है, और नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ये भी क्या है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है। ये सब जितने भी दिया हुआ ना क्या है तो मौलिक कर्तव्य जो है ना नहीं है। कौन है मौलिक? चुनाव मतदान करना, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, अस्पृश्यता निपटाने का प्रयास करना, ग्राम पंचायतों गठन में सहायता करना, आयकर अदा करना, करों में अदायगी, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करना, अनुसूचित जाति जनजाति को बढ़ावा देना, धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, और अपने माता पिता बड़ों और गुरुओं का आदर करना, और न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक करना, और राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना, ये सब क्या है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे 262 है, तो इससे यहाँ से 262 से जो है ना क्लास अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि यहाँ से जो है ना बहुत लॉन्ग लॉन्ग डिस्कशन है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन और होगा, इससे ज़्यादा जो है इसके बाद क्या है पॉलिटी पूरा खत्म हो जाएगा। तो अगले क्लास में जो है 262 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे।